अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनके लिए डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस अल्फिया जुजर। ये सीईओ एंड फाउंडर हैं एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सेटअप की, जो हैदराबाद में बतूल स्पेशल स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस अल्फिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज आपके इस चैनल के थ्रू मैं अपने इंस्टीट्यूट की और अपने हवाले से कुछ बता सकूंगी। थैंक यू सो मच। राइट। अच्छा, तो पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि काफी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि कोई टाइम टाई अप कर सके, लेकिन इन द पास्ट कुछ ऐसा मुमकिन हो नहीं सका बिकॉज आपकी भी अपनी मसरूफियत चल रही थी। तो सर चले मैं हम आपकी वजूहात से शुरू जब करते हैं तक कि जरूर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बतूल स्पेशल स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट है क्या, हैदराबाद में कहाँ मौजूद है और आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जो कि नाम से ही जाहिर हो रहा है स्पेशल, तो ये उन स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम कर रहा है जिनको सोसाइटी में बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। और इसको बतूल इंस्टीट्यूट की जो वो है ओपनिंग हमने की थी 2020 में। और इस वक्त ये जो है भिटाई नगर अपोजिट ऑक्टा कॉटेजेस के सामने वाक़ है। राइट। तो इसमें आप लोग बच्चों के लिए किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सकें आप। अच्छा, बतूल इंस्टीट्यूट के जो है दो सेशंस होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के। तो मॉर्निंग वाला जो सेशन है उसमें हमारे पास जो फैसिलिटीज या सर्विसेज है उसमें ये होता है कि बच्चे के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। देन हमारा पूरा एक सेंसरी रूम अवेलेबल है कि जहाँ बच्चों को इस तरह के सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ ले जाकर काम करता है। इसके अलावा बच्चे की डेली रूटीन में जो भी एक नॉर्मल स्कूल में जिस तरह से भी बच्चे के साथ काम किया जाता है, तो हमारे पास भी ये सारी सर्विसेज मौजूद है कि बच्चा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जब हमारे पास होता है तो वो टोटली एंगेज होता है किसी ना किसी एक्टिविटी और टीचर्स या अपने थेरेपिस्ट के साथ। राइट। अच्छा, आप ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस बतूल स्पेशल जो स्कूल है, इसमें आप किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील कर रहे हैं और किस एज ग्रुप को आप यहाँ पे डील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो मल्टीपर्पज चैलेंजेस वाले बच्चे हैं जिसपे सीपी हो गए, एडीएचडी हो गए, एएसडी हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गए, स्लो लर्नर हो गए। ये सारे बच्चे हैं हमारे पास इस वक्त। और इसके साथ एज ग्रुप जो है वो हमारा 2.5 से स्टार्ट होता है। देन इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है हमने अपने पास एज की, ओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एज लिमिट रख दूंगी तो फिर अगर उस एज लिमिट से बच्चे हैं आगे चले गए, सपोज कि अगर मैंने 15 ईयर्स तक की एज के बच्चा रखना है, देन अगर कोई 16 या 17 ईयर्स का बच्चा आ रहा है तो फिर ऐसे इदारों का कोई मकसद नहीं है कि वो एज लिमिट रख देते हैं। तो हमने अपने पास ये चीज रखी कि हमने एज लिमिट को कोई नहीं रखा है। 2.5 से हम बच्चों को लेना शुरू करते हैं टिल जहां तक भी कोई एज का वो नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जब बच्चे आपके पास आते हैं तो क्या वो अपनी डायग्नोसिस और असेसमेंट लेके आते हैं आपके पास, या आपके पास भी अगर वो उनके पास डायग्नोसिस नहीं है तो क्या आपके पास डायग्नोसिस की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, इस बारे में अगर बताएं हमें। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास अगर बच्चा डायग्नोसिस के साथ आया हो तब भी हम उसकी अपनी असेसमेंट जरूर करवाते हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट से। और अगर वो नहीं आया तो ऑब्वियसली हमने उसकी असेसमेंट, उसकी डायग्नोसिस सब चीज़ें करवानी बहुत ज़रूरी होती है,
ताकि बच्चे की बेहतर तरीके से जो भी सर्विसेज है हम कर सके। तो अगर बच्चा डायग्नोसिस के साथ आया है तब भी हमारी जो साइकोलॉजिस्ट होती है हम उसके साथ उसके सेशन जरूर करवाते हैं प्रॉपरली, ताकि हमें बच्चे को काम करने में आसानी रहे। ओके। तो अभी तक तकरीबन या इस वक्त तकरीबन कितने बच्चे आपके पास हैं जिनको आप लोग सर्व कर रहे हैं? इस वक्त हमारे मॉर्निंग सेशन में जो है वो 30 स्टूडेंट है, और इवनिंग सेशन में भी अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं हमारे। ओके। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग क्योंकि आपका मॉर्निंग और इवनिंग आपने बताया कि दोनों सेटअप्स में काम कर रहे हैं, तो दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। बिल्कुल। मॉर्निंग में थोड़ा स्कूलिंग है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि फिर इवनिंग में 1-to-1 सेशन, ग्रुप सेशन, और मॉर्निंग में कैसे काम होता है, अगर थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। जी जी। मॉर्निंग का हमारा सेशन ऐसा है कि उसमें हमारी क्लासेस डिवाइड हुई हुई हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे जैसे बच्चे डिवाइडेड हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, क्लासेस बनी हुई है। जैसे हमारे जो बड़े फीमेल्स बच्चियां हैं बड़ी, तो उनकी क्लास अलग है। इसी तरह मेल बच्चे हैं, उनका ग्रुप अलग है। फिर बिल्कुल जो अर्ली हमारे पास स्टेज में बच्चे आते हैं उनका हमारा ग्रुप अलग है, और फिर उससे जो थोड़े से जो ट्रेंड हो जाते हैं हमारे बच्चे, फिर हमने उनका ग्रुप, इस तरह हमारे मॉर्निंग का सेटअप है। और वो बाकायदा एक उनका प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ होता है, जिस शेड्यूल के तहत वो अपने डेली रूटीन के जो भी स्कूल के काम है, जो भी उनकी थेरेपीज है, या जो भी जिस तरह का उनका स्केड्यूल सेट हुआ है उसके थ्रू काम करते हैं। इवनिंग में हमारे पास जो है वो प्रॉपरली स्पीच थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, फिजियोथेरेपीज हमारी ऑन कॉल पे मौजूद होती हैं, और रेमेडियल सेशंस होते हैं जो कि 1-to-1 बेस पे होते हैं। देन रेमेडियल सेशन में फिर ये होता है कि जब बच्चा सेट हो जाता है अपने टीचर के साथ, तो फिर हम उनको ग्रुप में काम करना शुरू करवा देते हैं। राइट। अच्छा, वैसे तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, उस पे काम डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। तो वैसे ओवरऑल अगर मैं पूछ पाऊँ कि किन पॉइंट्स पे बच्चों के आप ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं एज अ इंस्टीट्यूट? अच्छा, हमारा सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो बच्चों का बिहेवियर होता है। चाहे वो हमारे इवनिंग सेशंस में आ रहा हो, चाहे मॉर्निंग वाले सेटअप में आ रहा हो, सबसे पहले हम बच्चे के बिहेवियर, और अगर बच्चा फिजिकली फिजिकली तौर पर बच्चे के साथ कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा उसके ऊपर होता है कि उसकी फिजिकली जो भी नीड्स हैं थेरेपी के थ्रू वो पूरी की जाए। सेकेंडली हमारा उसका जो बिहेवियर है, क्योंकि अगर बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल नहीं होगा तो किसी तरह भी ना टीचर कोई काम कर सकता है ना थेरेपिस्ट काम कर सकता है। तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि बच्चे के बिहेवियर पे हम काम करें। ओके। अच्छा, आपने जिक्र किया पहले कि डिफरेंट थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपी है, ओटी है, और इस तरह आपने पहले सेंसरी रूम का भी जिक्र किया। तो मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहूंगा कि जो बतूल स्पेशल स्टूडेंट्स ये स्कूल है, ये इक्विपमेंट और मटेरियल के लिहाज से कितना वेल इक्विप्ड है? जो सारे, क्योंकि डिफरेंट थेरेपीज चल रही हैं, तो डिफरेंट थेरेपीज में डिफरेंट इक्विपमेंट या मटेरियल यूज होता है, तो आपके पास हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा फीजर रूम बिल्कुल हर चीज के साथ मौजूद है, हर यूनिट के साथ मौजूद है। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बच्चे को जिस जिस चीज की नीड है वह मौजूद है। इसी तरह जो हमारा ओटी रूम है प्लस सेंसरी रूम है, वो प्रॉपर बनाया गया है बच्चों की नीड को देखते हुए कि उनको किन किन चीजों की रूम में जरूरत होती है। तो प्रॉपरली हमने उसको इसी तरह डिजाइन किया हुआ है। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे किसी और जगह पे हमारा डिस्कशन हुआ, तो हमें ये पता लगा कि शायद उनके इंस्टीट्यूट में ही सेंसरी रूम अवेलेबल है, लेकिन अभी आप बता रही हैं कि बतूल नहीं 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 नहीं, भी जी ये बिल्कुल भी नहीं। सेंसरी स्कूल, सेंसरी रूम अवेलेबल है। जी जी। आज से अगर मैं पिछले 2 साल पहले चली जाऊं, जब हमने अपने इंस्टीट्यूट का आगाज किया था, तो उस वक्त जरूर ये था
कि चंद एक आधी जगह पर सेंसरी रूम बना हुआ था, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं एक अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हूँ उस चीज़ों के साथ, तो जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि बच्चे का सेंसरी रूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसरी रूम सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेंसरी इश्यूज हमारे ऑटिज्म बच्चों को आता है या एडीएचडी के, लेकिन नहीं, सेंसरी इश्यूज और बच्चों को भी आता है, और जिसमें डाउन सिंड्रोम या सीपी बच्चे हैं इनको भी सेंसरी इश्यूज आते हैं। तो जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो मुझे लगा कि ये रूम बनाना हमें बहुत ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद में अब इस तरह की चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गई हैं कि अगर कोई कोई चीज़ बना रहा है, ये कर रहा है, तो अवेयरनेस आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हैदराबाद में, अब हम ये नहीं कह सकते कि हैदराबाद में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। राइट। हाँ, हैदराबाद में अगर किसी को मालूम नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो ज़रूर इस बात पे कहेगा। तो एज़ अ प्रोफ़ेशनल मैं ये कहूँगी कि अगर हम इस प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं, तो कम से कम हमें अपने सिटी का डिटेल्स पता होनी चाहिए कि मेरे सिटी में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या-क्या नहीं है। ताकि हम कहीं भी अगर इस तरह ऑन एयर जा रहे हैं और बता रहे हैं, तो प्रॉपर अपने सिटी की मालूमात दे सकें। राइट। अच्छा, ये बतूल आपका जो सेंटर है, क्या ये तो अभी हमने जितनी डिस्कशन की तो वो फिजिकली जो बच्चे आपके पास पहुंच रहे हैं स्कूल में या थेरेपीज के लिए उनके लिए बात की, तो क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? ऑनलाइन सर्विसेज ऐसा है कि मैं ज़रूर देती हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज मेरी कुछ जगहों पे चल रही होती है, जिसमें मैं टोटली रिमीडियल सेशंस पे बच्चे के काम करती हूँ। बेसिकली आई एम स्पेशल एजुकेटर, तो ये सेशंस मैं ज़रूर देती हूँ। कराची, हैदराबाद में भी किसी एक दो जगह पर है, इसी तरह पंजाब साइड पर मेरे एक दो सेशंस चल रहे होते हैं, वो मेरे ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि उस ऑनलाइन सेशन में ये होता है कि हम टोटली मदर को चीज़ें बता रहे होते हैं, मदर को गाइड कर रहे होते हैं, तो ये चल रहे हैं। राइट। अच्छा, आपका अपना जिक्र हुआ तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में भी बताइए कि आपका इस प्रोफेशन में कैसे आना हुआ, और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन इस साइड पे स्पेशल नीड्स बच्चों के हवाले से क्या है, और अगर इस पे थोड़ा सा आप बता सके हमें। जी, बिल्कुल। बतूल, बतूल बार-बार आ रहा है तो मैं यहाँ बताती चलूँ। बतूल मेरी अपनी बेटी का नाम है, और बतूल जो है सीपी के साथ है, वो एक सीपी चाइल्ड है। और जब बतूल के साथ की मेरी जर्नी शुरू हुई, तो उस वक़्त मैं कह सकती हूँ कि हैदराबाद बिल्कुल निल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो बस उसी के साथ जो जर्नी शुरू हुई कि मुझे अपना घर सब कुछ छोड़कर दूसरे सिटी जाना पड़ा, वहाँ जाकर अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करवानी पड़ी, स्कूलिंग करवानी पड़ी। देन उसी दरमियान में जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो बस अल्लाह की रज़ा है इसमें कि आफ्टर 6 मंथ बाद उसको भी यही सिम्पटम्स शुरू हो गए और वो सीबी डायग्नोज़ हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि वापस मैंने हैदराबाद ही आना है एनी हाउ किसी भी सूरत में। तो फिर मैंने कहा कि बेहतर है कि इधर-उधर जाने से मैं खुद ही स्टडी करना शुरू करूँ। तो फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन को पढ़ना शुरू किया, और तकरीबन मेरा 2 इयर्स का एक डिप्लोमा था जो कि मैंने स्पेशल एजुकेशन में किया। उस वक़्त जब किया तो दूर-दूर तक कोई और ख़्याल नहीं था, सिर्फ़ अपने बच्चे थे कि अपने बच्चों के लिए करना है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है। देन फिर मैं कराची ही थी, मैंने ये सारी चीज़ें कराची से की, फिर मैं हैदराबाद रिटर्न हुई, तो यहाँ मैंने एक रिहैब सेंटर को जॉइन किया, जो कि तकरीबन मेरी 11 साल उनके साथ एक मेरी वहाँ की जर्नी रही कि मैंने वहाँ पर एज़ अ वॉलंटियर काम शुरू किया, फिर हेल्पर हुई, फिर क्लास टीचर हुई, बिहेवियर की तरफ बच्चों के काम करना शुरू किया, स्पीच की तरफ काम करना शुरू किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ कर रही थी।
तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने कुछ ज़ाती मसलों की वजह से वहाँ से क्विट करना पड़ा। तो फिर मैंने अपना घर में ये चीज़ें स्टार्ट कर ली बच्चों के साथ। तो फिर मैं कहूँगी कि बतूल जो है वो जब पौने 2 साल की थी तब से वो इस तरह के रिहैब सेंटर्स जा रही है, और तकरीबन वो 4 साल की थी तो उसको स्कूलिंग मैंने करवा दी थी। तो एक लंबा अरसा हो गया था कि वो अपने इस माहौल की आदी हो गई थी। जब वो घर में बैठी तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में चली गई, टेंट्रम शो करने लगी। देन फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब अपने बच्चों के लिए ये स्टार्ट लेना है। और फिर जब घर से अपने होम स्कूलिंग का मैंने स्टार्ट लिया, अपने घर से होम स्कूलिंग मैंने शुरू की और 1 ईयर होम स्कूलिंग की। जब मैं उसमें कामयाब हुई और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली बतूल स्पेशल इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा था कि किस तरह ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें जो उस वक़्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो माहौल, इर्द-गिर्द के लोग कुछ इस तरह के मिले कि सेटअप अच्छा बनता चला गया। और इसी के साथ आपने मुझसे पूछा कि मेरी एजुकेशन क्या है, स्पेशल स्पेशल एजुकेशन में मैंने डिप्लोमा किया। देन उसके बाद फर्दर मैंने बहुत सारे कोर्सेज करती चली गई। इसमें साइन लैंग्वेज की कोर्स किया मैंने, बिहेवियर के ऊपर, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज किए। फिर जहाँ मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं कराची, क्योंकि हैदराबाद में उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो वॉलंटरी कराची के बहुत से स्कूलों में जाकर मैंने वहाँ जाकर उन लोगों के साथ काम किया और अपनी इस चीज़ को आगे लेती गई। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है वो एक पूरा सेटअप लेकर चल रही हूँ, जिसमें कोशिश ये होती है कि बच्चे को वो हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो कि जो पेरेंट्स चाहते हैं। क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो वो उनके दिमाग में चीज़ होती है कि जो नॉर्मल स्कूल में, नेटिव स्कूल में सारी चीज़ें हो रही है, हमारे बच्चों को भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस इंस्टीट्यूट में हर वो चीज़ अवेलेबल हो जो एक आम स्कूल में होती है। राइट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि बतूल स्कूल की कोई मुनफरिद खुसूसियत है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग और इवनिंग के सेटअप हैं, क्योंकि हर स्कूल या सेंटर अपनी कुछ मुनफरिद खुसूसियत बयान कर रहा होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो उसका क्या रिप्लाई होगा? जी बिल्कुल ऐसा है। बतूल इंस्टीट्यूट की सबसे मुनफरिद बात यह है इक्वलिटी। क्योंकि जब मैंने इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो उससे पहले मैं जो चीज़ों को देख रही थी, तो मैंने सोसाइटी में एक चीज़ को देखना शुरू किया, वो ये कि अगर मेरा बच्चा तो ऑटिज़म का है, तो ये दूसरे बच्चे के साथ नहीं होगा। मेरा बच्चा तो डीएस है, तो ये इस बच्चे के साथ नहीं होगा। तो इन चीज़ों ने, मैंने कहा कि हम पहले तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करे, कि सोसाइटी में हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सोसाइटी में एक और चीज़ आ रही है कि हर पेरेंट्स उस डिफरेंटली एबल जो बच्चा है उससे या तो भाग रहा है या कह रहा है कि मेरा बच्चा इससे बेहतर है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। हमारे पास हर डिफरेंटली एबिलिटी के साथ बच्चा मौजूद है और हर क्लास में मौजूद है। और वो बच्चे कहीं से भी किसी बच्चे को ये फील नहीं करवाते, या टीचर हम लोग कहीं से भी, कि ये बच्चा अगर व्हील चेयर पे है तो ये काम नहीं कर सकता, ये बच्चा अगर स्पीच नहीं है तो ये बोल नहीं सकता। तो वो जो इक्वलिटी है वो टीचर्स, बच्चे, हर चीज में इतनी बराबर हो गई है कि कोई बच्चा किसी को अपने से ज्यादा या कम नहीं महसूस करता। राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया कि डिफरेंट थेरेपीज चल रही हैं, स्कूलिंग चल रहा है, तो मैं दोबारा से ज़रा क्लियर करके पूछना चाहूँगा कि इस आपके सेटअप में और किस किस्म के और कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज का, थेरेपीज थोड़ा सा मौजूद आपने है। बताया प्रोफेशनल्स के, अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल सकें। जी जी
बिल्कुल, हमारे पास प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद है, प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद है और साइकोलॉजिस्ट मौजूद है प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर मौजूद है। राइट। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब आप आते रहते हैं, स्टाफ आता रहता है, और तो जब स्टाफ हायर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कोई खास चीज उसमें तलाश कर रहे होते हैं जो अपना स्टाफ मेंबर नया इंडक्ट कर रहे हो, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा? क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा जो सबसे बड़ी चीज मैं उनमें देखना चाहती हूँ या देखती हूँ, तो वो उनका एक बिहेवियर, वो किस तरह का है, क्योंकि आप स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या आप में इतना पेशेंस और इतना आप इतने केयरिंग हो कि आप उन बच्चों के साथ काम कर सकें। तो इसी इसी वजह से इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम उन लोगों को कुछ दिनों का टाइम देते हैं ताकि वो भी हमारे सेटअप को समझ सकें, और हम भी देखते हैं कि अगला टीचर जो है वो क्या इन बच्चों के साथ काम कर सकता है, हमारे बच्चों को लेकर चल सकता है। क्योंकि स्पेशल नीड बच्चों के साथ आपने सारी बातें एक तरफ, लेकिन आपका जो रवैया है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वो किस तरह का है। तो मैं जो सबसे ज्यादा चीज देखती हूँ वो यही चीज देखती हूँ। राइट। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड की तरह, नई रिसर्चेज और नई टेक्निक्स और नई प्रैक्टिसेस आती रहती हैं। तो जो स्टाफ होता है उसको जो उसकी एजुकेशनल अपडेट है या ट्रेनिंग अपडेट है, उनकी भी वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती रहती है। तो उस चीज का कैसे ख्याल रखते हैं कि अपने स्टाफ की रेगुलर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग अपडेट्स के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीजें और इन चीजों का मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ख्याल करा, और तकरीबन हमारी टीचर्स की ये सारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, और चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वेबिनार्स हो, तो इस तरह हमारे टीचर्स जो हैं हम उनको बाकायदा न्यू टेक्निक से आगाह करते रहते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं, सेशन लेते रहते हैं, या जैसे ही मुझे पता चलता है कि कोई नई चीज आई है या कोई इस तरह के ट्रेनर्स हैं जो टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, कोई नई चीज बता सकते हैं, तो मैं उनसे रुजू करती हूँ और अपने टीचर्स को ट्रेन करवाती हूँ ताकि हम बच्चों पे बेहतर से बेहतर काम कर सकें। राइट। अच्छा, ये जो एक सवाल जो कि जरूर हैदराबाद और उससे आसपास के लोग जरूर जानना चाहेंगे कि आपके सेटअप की फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बता सकें, स्कूलिंग का भी जो मॉर्निंग में है और सेशन जो डिफरेंट है, उनकी अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा बता सकें हमें। फुल फी है, फी होगी तो स्कूल चल सकेगा, वैसे तो नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेटअप है जो कि मैंने अपने ओन पे इसको स्टार्ट किया था। तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है कि हम डिपेंड करता है कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो अफोर्डेबल होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसे भी आते हैं कि जो नॉन अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल नॉन अफोर्ड होते हैं। तो इसको फिर जो है वो हमारी पूरी एक टीम है, उनके थ्रू हम इस पे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नॉन अफोर्डिंग बच्चे हैं उनके लिए हम कोई ऐसा लाया इख्तियार करें कि कहीं ना कहीं से, मतलब हमारे पास अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं गया कि वो फीस नहीं दे सकता। हम हर तरह के बच्चों को अपने पास रखते हैं, फी की बुनियाद पर कभी भी हम बच्चे को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह हमारा इवनिंग का जो सेटअप है उसमें हमारे 1-to-1 सेशन होते हैं, तो जो कि थेरेपिस्ट आती हैं तो वो उनके उस पे होते हैं कि वो जो चार्ज करते हैं उस हवाले से हमारी ये सारी चीजें। लेकिन स्कूल की एक नॉर्मल फीस वो है क्या? मतलब अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो स्कूल की नॉर्मल फीस है क्या? स्कूल की नॉर्मल फीस जो है, क्योंकि वो हमारे पैकेजेस के साथ होती है, उसमें हमारी सारी चीजें होती हैं, तो 15 है। राइट।
लेकिन फिर उसके बाद जो भी जहाँ तक हम जा सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो अफोर्डिंग होने के बाद भी, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास आए, क्योंकि शुरू में हमने इस चीज पर हमें लगा कि पेरेंट्स आकर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कुछ अरसे में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी थे जो अफोर्डिंग थे, बट वो पे नहीं कर रहे थे। राइट। तो अब हमारे इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर हमारे पास ऐसे कोई पेरेंट्स आता है तो हम पूरे तरीके से उसकी जांच करते हैं। जस्ट ये नहीं कि उन्होंने हमें बोल दिया कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं, पहले हम पूरे तरीके से, हमारी टीम जो है उसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, देन उसके बाद फिर हम आगे इस चीज पे काम करते हैं। राइट। अच्छा, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग का तो जिक्र किया आपने, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे भी आप लोग जोर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स, उन्होंने बिल्कुल उनके साथ गुजारा बिल्कुल हो। बिल्कुल। हमारे पास पेरेंट्स ट्रेनिंग बिल्कुल चलती रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जो है उनको ट्रेन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा अगर थेरेपी के लिए जा रहा है तो 1 आवर या हाफ एन आवर के लिए जा रहा है, स्कूलिंग के लिए जा रहा है तो 4 से 5 घंटों के लिए जा रहा है, बाकी टाइम वो घर पे होता है। तो पेरेंट्स का जो है वो ट्रेन होना बेइंतहा जरूरी है, ताकि वो प्रॉपर तौर पर अपने बच्चों के साथ काम कर सके। स्पेशली जो हमारा सबसे ज्यादा इशू आता है पेरेंट्स को, वो बच्चों के बिहेवियर्स को लेकर आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि इससे रिलेटेड या सेंसरी इश्यूज को लेकर आता है, तो हमारी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को भी जो है मतलब गाय बगाया इस तरह की ट्रेनिंग्स हम करवाते रहते हैं, ताकि वो लोग भी जो है अवेयरनेस हासिल करें इन सब चीजों से और अपने बच्चों पर बेहतर काम कर सकें। राइट। तो ये भी पेरेंट्स की तरफ से डिमांड आती है कि हम सेशन ऑब्जर्वेशन की, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बिल्कुल आती है, पेरेंट्स की तरफ से ये डिमांड आती है, और मैं कभी भी इस डिमांड को गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जब तक पता ही नहीं होगा वो अपने बच्चों पे कैसे काम करेंगे, तो इसलिए हमें जो भी पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे का सेशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, तो हम उनको इजाजत देते हैं। राइट। अच्छा, अगर हैदराबाद में या कहीं भी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए जब कोई सेटअप, स्कूल, कोई ऐसा थेरेपी सेंटर तलाश कर रहे हो, तो उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, कि क्या चीजें देखनी चाहिए उस सेंटर में, और फिर अपने बच्चे को एडमिट कराना चाहिए वहाँ? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि आजकल मैं इन्हीं चीजों से गुजर रही हूँ कि अ, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जा होता है। तो आजकल जो चीजें आ रही हैं वो ये हो रहा है कि कुछ लोगों को बस जस्ट चंद चीजों का नाम आ जाता है और वो सेटअप बनाकर बैठ जाते हैं, और फिर पेरेंट्स जो है जिनके पास बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो आराम से अपने बच्चों को लेकर भी जा रहे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो जहाँ वो लेकर जा रहे हैं तो पूरा पता होना चाहिए कि जिनसे वो अपने बच्चे की थेरेपीज करवा रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, आया कि उनके पास उन चीजों की नॉलेज है भी या नहीं है, वो प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जस्ट एक दो बातें कर देने से आप कोई प्रोफेशनल नहीं बन जाते हो, फिर तो डिग्रियां लेने वाले स्कूल में बैठे हुए हैं। तो पेरेंट्स को बिल्कुल इन सब चीजों का बहुत ख्याल, एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, और जो भी जहाँ पर सपोज कि अगर आप सेंसरी का पे काम करवा रहे हो, तो क्या वो सेंसरी रूम बना हुआ है, या जस्ट एक सेंसरी रूम में आप दो चीजें लेकर बैठ जाए और बच्चे पे ये काम हो रहा है। तो पेरेंट्स को पहले तो खुद मालूमात होनी चाहिए कि अगर मैं बच्चे का ये सेशन ले रही हूँ तो इस सेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देन जब वो बच्चे को ऐसे सेंटर या स्कूल में लेकर जा रहे हैं तो पूरी तरीके से इस चीजों की इंफॉर्मेशन हो
कि वहाँ जो काम हो रहा है वो जो लोग बैठे वहाँ काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल है या नहीं है। राइट। अच्छा, एक चीज जो आप बहुत गुजरी होंगी उस प्रोसेस से, ये जो ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है हमारे बच्चों के बारे में, अब बहुत सी ऐसी टर्म्स आ गई हैं जो कि जरा सॉफ्ट वर्ड्स हैं इन बच्चों के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि इन अच्छे अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल से फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पता है अच्छे अल्फाजों में, लेकिन हम लोगों ने जो अल्फाज चुना उसको डिफरेंटली एबल किया, क्योंकि हम सब डिफरेंटली एबल हैं। तो हमारे स्कूल के फॉर्म में हर जगह हम डिफरेंटली एबल ही यूज करते हैं, क्योंकि हम सब डिफरेंट है। तो इसमें फिर वो कोई भी लफ्ज नहीं आ रहा कि चैलेंजिंग है या रैम्बो है या शाइन है, इसमें डिफरेंटली एबल, हम सब डिफरेंटली एबल है। तो लेकिन वही वाली बात है कि जब तक आप अल्फाज जो हैं वो आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी कर देता है, तो इसी तरह बच्चे की शख्सियत पे भी वो अल्फाज बहुत असरअंदाज करते हैं। अगर एक बच्चा शुरू से ही अपने लिए इस तरह के बेचारा है, मस्त है, मलंग है, तो वो बच्चे की शख्सियत वैसे ही बनती चली जाती है। लेकिन हम जब बच्चों को इस तरह के अल्फाजों के साथ बुलाते हैं या उनको काम करते हैं तो उनके पॉजिटिव उनकी शख्सियत पे इसका असर होता है। राइट। आखिर में बिल्कुल लास्ट में अगर आप पेरेंट्स को और या जनरल पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अगर आप लोगों के घर में स्पेशल नीड से रिलेटेड बच्चा है तो खुदारा उसको घर में ना रखें। और हैदराबाद में, अब हैदराबाद जो है ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है। घरों से बाहर निकलें, अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इदारों में जरूर लेकर जाएं जहां आपके बच्चे में बेहतरी आ सके। और वही बात मैं दोबारा करूंगी कि किसी भी ऐसे हाथों में जाने से पहले आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जहाँ बच्चा लेकर जा रहे हैं आया वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट। तो इसी मैसेज और व्यूवर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, इसी मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मिस अल्फिया, आपका हम दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद और आसपास के लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपनी बातें यहाँ पर शेयर कर सकी थी। राइट। एंड थैंक यू एवरीवन एल्स एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।